पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन से संकेत जो मिल रहे हैं वो बेहद कमजोरी के हैं, क्योंकि 118 अंक नीचे दिखेगा आपको एसएक्स निफ्टी 7,715 के आसपास, और अगर 25 पॉइंट की प्रीमियम निकाल कर देखें तो फिर आप 7,700 के नीचे खुलेंगे। और इसकी वजह है आपकी स्क्रीन पर हांगकांग के बाजार 720 अंक नीचे, निक्केई 3.25%, 500 अंकों की गिरावट। हालांकि छुट्टियों के बाद ये बाजार खुले इसलिए थोड़ी गिरावट जरूर से ज्यादा है, लेकिन फिर भी शंघाई भी आप देखिए 0.2% नीचे। तो सारे बड़े बाजारों में तेज गिरावट है और ये आती हुई दिख रही है सीधे अमेरिका से, जहां पर कल हमने देर रात 300 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी देखी डाउ में। यूरोप के बाजार बेहद कमजोर थे, तो पूरी दुनिया भर के बाजारों का सेटअप कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वहीं से हम कमजोरी के संकेत लेने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। आइए पहले टिक देख लेते हैं किस तरह की आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स है 38 अंक नीचे और निफ्टी 120 अंक ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक 5% ऊपर, टाटा मोटर्स 9% ऊपर, और इनके दम पर शायद बाजार थोड़े ऊपर खुलने के संकेत दे रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन के पहली टिक पर, लेकिन ये टिकेंगे नहीं ये पता है हमें। लेकिन रुपए की चाल ज्यादा सही और सेंसिबल होगी। 66 रुपए 4 पैसे पर कल हमने करेंसी मार्केट को बंद होते हुए देखा था, रुपए का ये भाव था डॉलर के मुकाबले में। तो आज देखते हैं वहां पर किस तरह के संकेत मिलते हैं। फिलहाल कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड 9% ऊपर, टाटा मोटर्स 5% और आईसीआईसीआई बैंक में 5% के आसपास की तेजी, लेकिन वेदांता 10% नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। रुपए में अच्छी खासी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लगभग 30 पैसे का नुकसान रुपया दिखा रहा है। 0.5% का बड़ा कट करेंसी मार्केट में आता हुआ दिख रहा है और ये काफी ज्यादा कमजोरी का माहौल इस वक्त करेंसी में दिख रहा है। 0.5% का नुकसान 66 रुपए 33 पैसे पर इस वक्त रुपया खुलता हुआ दिख रहा है। तो कल की 11 पैसे की मजबूती थी वो खत्म हो गई और उसके सामने और कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। ये है इस वक्त का रुझान। मंथ एंड डॉलर डिमांड के चलते यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर दरअसल कमजोर हुआ था, येन में मजबूती देखने को मिलती, उसके बावजूद रुपया कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो साफ तौर पर ऐसा ही लगता है कि शायद एफआईएस की बिकवाली के फिगर्स हावी होते हुए, इक्विटी मार्केट का खराब संकेत हावी होते हुए और मंथ एंड डॉलर डिमांड के चलते यहाँ पर रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए की कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं और साथ ही डॉलर की मजबूती भी। चलिए रुपए पर भी हम एक डिटेल चेक लेंगे कि किस तरह का रुझान वहां पर दिख रहा है करेंसी मार्केट से, लेकिन बाकी स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। सिमी वॉमिक, संदीप जैन और सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित, वायदा कारोबार में कोई फार्मा स्पेस से शॉर्ट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में अब बायोटेक और फार्मा स्टॉक्स में कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। जाहिर सी बात है कि ट्रेंड थोड़ा बहुत इंडिया में भी फैलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कोई स्टॉक है आपको लगता है जहां ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं वायदा कारोबार में? जी बिल्कुल, देखिए एक सन फार्मा के अंदर कल हमको एक सेल ऑफ देखने को मिला है। सन फार्मा एक 860 865 के आसपास शायद कल का क्लोजिंग है। ये स्टॉक के अंदर 900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ऊपर से इसमें सप्लाई प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि सन फार्मा में फिलहाल एक करेक्शन और देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर ये स्टॉक नीचे में 820 810 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर कोई 5-10 रुपए का उछाल मिल जाए प्रेजेंट लेवल्स पे से, तो एक सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक रहेगा जिसके अंदर बिकवाली करनी चाहिए। 40 से 50 रुपए की करेक्शन प्रेजेंट लेवल से सन फार्मा के अंदर देखने को मिल सकती है। और एक स्टॉक है डिवीज लैब। डिवीज लैब के अंदर अगर हम देखेंगे तो कल इसके अंदर एक सेलिंग देखने को मिली है और स्टॉक के अंदर एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। बाकी सारे फार्मा स्टॉक्स एक तरफा अलग तरफ चल रहे हैं और इन दो स्टॉक्स के अंदर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो एक डिवीज लैब के अंदर भी एक थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद डिवीज लैब भी यहां से प्रेजेंट लेवल से 1050 तक आ सके। ज्यादा कंफर्मेशन मुझे सन फार्मा में दिख रही है। सन फार्मा में 865 870 के आसपास सेल पोजीशन इनिशिएट करे, टारगेट्स मान के चले 825 और 810 लेवल का सन फार्मा का आने वाले कुछ दिनों के अंदर। चलिए, तो सन फार्मा में बिकवाली की राय दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रुपए की कमजोर ओपनिंग हुई है, क्या वजह है, कितनी और कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्या ट्रेड आपको करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। मैक्लाई फाइनेंशियल्स के केता कुरकुटे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, इतनी तेज गिरावट के पीछे क्या वजह लगती है आपको और क्या इक्विटी मार्केट से संकेत ले रहा है रुपया भी और कमजोरी के साथ खुला है इसलिए? जी मॉर्निंग, रुपी वीक है बेसिकली। इंटरनेशनल डॉलर काफी स्ट्रांग है एंड सब इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक है, तो हमारे यहाँ भी प्रेशर रहेगा। मार्केट का एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट, तो एनी रेट कट विल बी नेगेटिव फॉर द करेंसी बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल नैरो हो जाता है। डेफिनेटली इक्विटीज का भी प्रेशर रहेगा। सो ये क्रूशियल लेवल है 6635 के आसपास, बट अगर कंटिन्यूस सेलिंग रहता है इक्विटीज पे तो ये 6650 का दायरा तोड़ सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन कहता जी, क्या आपको लगता है नहीं कि करेंसी मार्केट भी 1/4% कटौती ब्याज दरों में इस वक्त मानकर चल रहा है और वही रुपए की प्राइस में दिख रहा है? जी डेफिनेटली मान के चल रहा है, बट अभी जो लास्ट 2-3 दिन से एक्सपेक्टेशन था, इक्विटीज जो फ्लैट थे, इंटरनेशनली भी थोड़ा सा पॉजिटिव था,
सो वो हिसाब से काफी रेंज बाउंड हो गया था 66 के आसपास। और आज जो सुबह सुबह न्यूज है ग्लेनकोर, अल्कोआ, ये सब कमोडिटी कंपनीज की जो नेगेटिव न्यूज है वो कहीं ना कहीं आके इम्पैक्ट करेगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे भी इम्पैक्ट करेगी। सो वही आपको दिख रहा है रेट में। ऑलराइट, आप इसका मतलब ये है कि ग्लोबली कमोडिटी मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही है वहां से भी संकेत ले रहा है रुपया और इक्विटी मार्केट से भी खराब संकेत। शुक्रिया केता आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बाजार पर नजर डालते हैं और देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर ज्यादा तेज गिरावट आज हो सकती है। टाटा मोटर काफी तेजी से पिट सकता है, ये स्टॉक आज के सत्र में फिर से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। केसुरा में एक और ऐसा स्टॉक है, कल हमने देखा था एक्सचेंजेस ने इसको जेड ग्रुप में डाला था, 5% का लोअर सर्किट लगा था, आज फिर 5% के लोअर सर्किट पर ये शुरुआत करेगा। यहां पर इस तरह के संकेत आते हुए मदरसन सुम्मी करीब 3.5% की गिरावट दिखा सकता है। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें दबाव देखने को मिलेगा। और वेदांता एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया है, 115 से लक्ष्य घटाकर 85 किया है। सिमी, चार्ट पर वेदांता कैसा लगता है आपको? जी हेमंत, काफी वीक है। इनफैक्ट रिसेंट पास में कभी इसमें बाई कॉल तो नहीं इशू किए थे और अभी भी लगता है कि ये 90 के आसपास आके बैठा है, यहाँ से डाउन साइड इसका है। इनफैक्ट आज का मेरा रडार में ये स्टॉक है, मैं सेल कॉल इशू करने वाली हूँ मेरे क्लाइंटों के लिए और मैं ये कहूंगी कि 93 के ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं करेगा तो 83-87 का 88-87 का मिनिमम टारगेट पॉसिबल है। और फ्रेश सेलिंग 87 के नीचे मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 87 के नीचे अगर इसमें ये सस्टेन करने लगेगा तो ये पूरा नीचे 83-82 का रेंज तक वापस टेस्ट करने के लिए जा सकता है नीचे। ओवरऑल वीक चार्ट है, 93 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगी, क्योंकि अगर कोई उछाल में ये स्टॉक 93 के ऊपर मेंटेन करने लगेगा तो ये मेरा व्यू नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर वेदांता के चार्ट पर। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा, हीरो मोटोकॉर्प आज ये 2 नए स्कूटर लॉन्च करने वाले हैं। संदीप, कंपनी काफी मुश्किल देख रही है अपनी सेल्स बढ़ाने में लेकर, लगातार वो जो हर महीने सेल्स के आंकड़े आते हैं वो काफी कमजोर दिखते हैं। आज 2 बड़े लॉन्च है इनकी तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प पर क्या राय रखते हैं आप निवेशकों के लिए? हीरो मोटोकॉर्प मुझे संभाव वैसे अच्छा लगता है ये स्टॉक, बट लॉन्ग टर्म नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉनसून की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली इन टाइप के स्टॉक्स में डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। बट रूरल डिमांड इंडिया की बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है आने वाले सालों में, और जिस तरीके से सरकार भी लगी हुई है, जो मेरे को जनधन और ओवरऑल जो अभी जो ये नई स्मॉल बैंक्स आई है, इन सब का इम्पैक्ट जबरदस्त तरीके से हीरो मोटोकॉर्प को बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि इन लोन्स और ये सब 2 व्हीलर लोन्स वगैरह बढ़ेंगे और ओवरऑल रूरल एरियाज में फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसका बेनिफिट हीरो मोटोकॉर्प को मिलता है। बट ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में मिलेंगी, कम से कम साल से 1.5 साल। अब नेक्स्ट टाइम का मॉनसून अगर अच्छा हो जाए तो बेहतर रहेगा। और वैसे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, बजाज भी जबरदस्त कंपटीशन देता है और भी होंडा है, और ये सारी चीजों कंपनियों को देख के लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए जो ओवरऑल कोर्स रहेगा वो इतना स्मूथ नहीं रहेगा। बट स्टिल आज 2 लॉन्चेस है तो उसका एक हो सकता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट आए, बट क्लियरली ये मूवीज की तरह है, अगर हिट होती है तो अच्छा चलेगा, अगर फ्लॉप होता है तो वैसे टूटता भी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल, चलिए श्री सीमेंट भी आज रडार पर रहने वाला है। चार्ट देखकर बताइए सिमी, कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? हालांकि बड़ा स्टॉक है, 11,000 रुपए का शेयर है, आज 3% नीचे खुल सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि क्रेडाई ने दरअसल तीसरी सीमेंट कंपनी को बैन किया है। आपको याद होगा कल अल्ट्राटेक और लफार्ज के लिए खबरें थी कि वो अब यहां पर सीमेंट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सीमेंट की दाम लगातार यहां पर बढ़े हैं और अगस्त से 40% सीमेंट के दाम बढ़ाए गए हैं। सीसीआई में भी अप्रोच करने की बात कर रहे हैं, कार्टलाइजेशन का आरोप है, यहां पर सीमेंट कंपनियों ने अपनी कैपेसिटी को घटाया है दाम बढ़ाने के लिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं लगातार इनके ऊपर। और आज एक दबाव देखने को मिल सकता है स्टॉक में, जिस तरह से अल्ट्राटेक में कल दबाव देखने को मिला था। चार्ट्स कैसे लगते हैं? यहां पर कोई ट्रेड बनता है? वैसे एफएनओ में तो है नहीं ये स्टॉक, लेकिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए हेमंत, ओवरऑल अगर चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक में बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है अभी भी, और बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। 11,000 के आसपास ये स्टॉक मेजर सपोर्ट लेगा। ये 11,000 रेंज जो है, ये इसका लेवल जो है, ये इसका 89 डेमा है। अगर कोई भी वीकनेस में 11,000 का लेवल टूट गया
तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इसको लेना पड़ेगा 10,500 के आसपास, जो कि इसका 200 डेमा है। और ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे तो लगता है कि जब तक 10,500 का लेवल ये स्टॉक नहीं तोड़ देता है, तब तक इसमें कोई भी वीकनेस का बहुत ज्यादा वीकनेस मैं नहीं देख रही हूँ। उन लोगों को होल्ड ही करना चाहिए लॉन्ग टर्म के नजरिया से, क्योंकि ये स्टॉक इसमें इतना पोटेंशियल है कि आगे जाके ये 13,000 का लेवल भी छुएगा। पर करेक्शन में बाई करना चाहिए 10,500 के नीचे स्टॉप लगा के, और इंट्राडे में अगर 11,000 के नीचे जाके सस्टेन करेगा तो थोड़ा बहुत इंट्राडे ट्रेडर सेल करके देख सकता है। पर ओवरऑल मेरा जो व्यू है, नजरिया है इस स्टॉक में बहुत ही बुलिश है। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे और मेंटेन भी करेंगे। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति श्री सीमेंट के स्टॉक पर। लेकिन देख लेते हैं आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां बनते हुए दिख रहे हैं। आज की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए। देखिए, आज ज्यादातर कॉल्स जो है वो बिकवाली की तरफ है। सबसे पहले बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किनरा यहाँ एक मेटल काउंटर में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। जेएसपीएल में इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। ये काउंटर कल अपने 52 वीक लो के आसपास जाके बंद हुआ था और इसके लिए बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 1 से 3 दिन में स्टॉक 53 के लेवल दिखा सकता है। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशान जैन रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 4 से 5 दिनों में ये स्टॉक आपको 360 के लेवल दिखा सकता है। हायर बॉटम फॉर्मेशन इस काउंटर में देखने मिला है और इसके लिए खरीदारी की सलाह। और सबसे आखिरी में केआर चोकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया सिप्ला में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। इंट्राडे में ये काउंटर आपको 634 के लेवल्स दिखा सकता है। ऑलराइट, ये बताइए सिमी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे? सेल साइड पर जाना चाहेंगी या गिरावट में खरीदारी करेंगी? हेमंत, मैं पहले ही बता दिया कि वेदांता में मुझे वीकनेस नजर में आ रहा है और मैंने ये सुन भी लिया है कि वेदांता में आज खराब न्यूज भी है, तो इसके चलते मैं वापस सेल कॉल ही दे दूंगी वेदांता में, जिसका टारगेट 87-88 का है। पर वो लेवल अगर तोड़ देगा ये स्टॉक और 87 से नीचे जाके अगर ये स्टॉक 5 मिनट भी सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है कि फ्रेश सेलिंग इनिशिएटेड हो सकता है, जिसका टारगेट 83 से 82 भी जा सकता है और स्टॉप लॉस 93 का मेंटेन करेगा। ये मेरा एक स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक जो मेरा रडार में है वो है टाटा मोटर्स। इसमें मैं सेल कॉल इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि ओवरऑल वीक चार्ट है, 300 का लेवल भी तोड़ दिया है, 290 का लेवल भी तोड़ दिया है, एकदम डाउन ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। कोई भी रैली में सेल कीजिए, 292 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट होगा 272 का। अब ये स्टॉक अगर 272 के नीचे जाके मेंटेन करेगा तो मैं फ्रेश सेलिंग अवॉइड करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें जो मेजर सपोर्ट है वो अराउंड 275 से 268 के बीच में है, जो कि 2013 की अगस्त के आसपास इसका मेजर बेस बनाया था। इस लेवल 275 से 268, तो उसी रेंज के आसपास जाने के बाद इसमें थोड़ा बहुत बाइंग अट्रैक्टेड हो सकता है। इसलिए मैं उस रेंज पर अगर ये स्टॉक आ जाता है तो मैं फ्रेश सेलिंग एडवाइस नहीं करूंगी। मैं इनफैक्ट ये कहूंगी कि जो भी सेल पोजीशन है प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। पर वेदांता में 87 के नीचे फ्रेश सेलिंग इनिशिएटेड हो सकता है, जिसका टारगेट 83 से 82 होगा। दोनों ही मेरा इंट्राडे का कॉल है। चलिए, हैरिसन मलयालम के लिए कुछ खबरें आती हुई। केरला में जो इनके कर्मचारी हैं प्लांटेशन में जो काम करते हैं, उन्होंने मांग करी है कि 232 रुपए से 500 रुपए पर डे की जो वेजेस हैं उसको हाइक की जाए। ये खबर आती हुई और यहाँ पर कर्मचारी दरअसल स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं और ये एक शेयर है जो आज आपके रडार पर होना चाहिए। ये बताइए, चार्ट्स कैसे लगते हैं सिमी? इसके कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए हेमंत, मुझे लगता है कि ये स्टॉक जहाँ पे बंद किया है, एक तो हैरिसन मलयालम आपने बात किया है ना? जी, हैरिसन मलयालम 44 रुपये 60 पैसे पर कल समाप्त। जी देखिए, जी मेजर सपोर्ट इसका एक तो 42 के आसपास है और 42 का लेवल अगर टूट गया तो 39 से 40 के बीच में सपोर्ट मिल सकता है, जो कि इसका रिसेंट लो भी है। और कोई भी पैनिक सेलिंग तब भी क्रिएटेड होगा, तब भी इनिशिएटेड होगा जब ये 39 से नीचे जाके मेंटेन करेगा। फिलहाल जो चार्ट में जो पोजीशन है, लग रहा है कि 4250 का मिनिमम सपोर्ट ये स्टॉक ले सकता है, पर 4250 के नीचे 40 से 3950 तक का रेंज दिख सकता है इसमें। ओके, ये राय आती है यहाँ पर इस वक्त। लेकिन एक और क्विक कॉल एलएनटी पर लेना चाहता हूँ। संदीप, एलएनटी इन्फोटेक का आईपीओ लाने की तैयारी क्या करेंगे इस स्टॉक में आप? देखिए, एलएनटी वैसे देखा जाए तो पूरा इंडिया स्टोरी का एक अच्छा खासा रेप्लिका है इंडियन मार्केट्स में।
और जो वैल्यूएशन है वो मुझे काफी हायर साइड पे लगते हैं। अभी 30-31 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है और इंफ्रा स्टॉक है, और ओवरऑल ये सारी जो न्यूज थी कहीं ना कहीं लगता है कि इसी वैल्यूएशन में डिस्काउंटेड है, और L&T इन्फोटेक डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट IPO, और मेरे हिसाब से वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी, बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर न्यूज की वजह से L&T में थोड़ी बहुत चाल आ सकती है, बट अननेसेसरली जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है उनको मैं एक बार राय दूंगा कि थोड़ा वेट करें। L&T में और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और L&T इन्फोटेक का IPO कैसे जाता है और क्या लेवल्स पे इनफैक्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद देखा जाएगा कि L&T में क्या वैल्यूएशंस में री रेटिंग होती है। बट ओवरऑल आई फील कि L&T को एक बार इन लेवल्स पे मार्केट्स चूंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, कम से कम 1-1.5 महीने के लिए तो अवॉइड करने की राय दूंगा। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करें, ये राय आती हुई दिख रही है। और इस बीच बाजार ठीक उसी लेवल पर खुलते हुए दिख रहे हैं जिसकी हम पहले लेवल की बात कर रहे थे, सपोर्ट 7,725, वहां पर प्री ओपनिंग सेशन, लेकिन देखना होगा वहां पर टिक पाते हैं, अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं बाजार। फिलहाल 200 अंक नीचे शुरुआत की है सेंसेक्स ने, और निफ्टी ने 75 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत की है। कमजोरी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस वक्त आपको 250 अंक नीचे सेंसेक्स से 275 अंक नीचे अब सेंसेक्स, और निफ्टी 95 अंक नीचे हो चुका है। 300 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, और निफ्टी लगभग 100 अंक नीचे होता हुआ दिख रहा है। तो गिरावट लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, अब 7700 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है निफ्टी, 90 अंकों का बड़ा कट। 300 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, तो 1 से 1.25% तक की कमजोरी बनती हुई दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। ये बेहद कमजोर शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की। इस वक्त आप देखें तो नुकसान सभी जगह आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स भी 1% नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए 0.25% नीचे, और सबसे ज्यादा नुकसान बैंक निफ्टी से आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। 285 अंकों का नुकसान। फिलहाल 7,700 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए वेदांता 5% नीचे, टाटा स्टील 3% नीचे, हिंडाल्को में 3% का कट। तो ये 3 मेटल स्टॉक है निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाले। इनके अलावा कच्चे तेल के दामों में कमी का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। यहां पर साफ तौर पर केन इंडिया के स्टॉक में यहां पर भी अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, यहां पर भी अच्छी खासी मार पड़ती हुई दिख रही है। निफ्टी के सारे स्टॉक्स इस वक्त लाल निशान में दिख रहे हैं, कहीं पर कोई मजबूती का संकेत है नहीं, तो कमजोरी साफ तौर पर होती दिख रही है। लेकिन बैंक से जो दबाव बनता हुआ दिख रहा है वो सबसे ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है इस वक्त बाजार के लिए। मजबूत शेयरों का जिक्र करें तो ITC 0.5% कमजोर और सबसे शायद कम कमजोर यही शेयर है। आइए वायदा कारोबार में वेदांता 5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर। अब देखिए दूसरे स्टॉक का, JSW स्टील 3% नीचे, मदरसन सुमी 3.25% नीचे। कुछ बड़ी प्राइस के स्टॉक्स करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आइशर मोटर्स में 3% का नुकसान इस वक्त ये साफ तौर पर दिखेगा। जस्ट डायल 3% नीचे। दिग्गजों में टाटा स्टील, ICICI बैंक जैसे शेयर कमजोर है। मजबूत क्या है? पूरे वायदा कारोबार में सिर्फ एक शेयर मजबूत है, टाटा कम्युनिकेशन, जो 50 पैसा ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी सारे स्टॉक लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक संकेत जो दिख रहा है वो अहम है, और वो ये कि फिलहाल शुरुआती कारोबार में निफ्टी ने 7,700 के लेवल पर होल्ड करने की कोशिश की। एग्जैक्टली 7,700 का लो बनाया है, वहां पर रुकने की कोशिश होती हुई दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, 300 अंकों का नुकसान। हेमंत कहाँ नजर आपकी? श्री सीमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, बड़ी टिकट साइज का शेयर 450 रुपए कमजोरी के साथ 4% की गिरावट यहां देखने को मिली है। क्रेडाई ने जिस तरह से NCR में बैन लगाने की बात कही है इनसे सीमेंट खरीदने पर, वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केशोराम पर नजर रखेंगे। कल हमने देखा था Z कैटेगरी में इस शेयर को डाला था, एक्सचेंजेस ने 5% का लोअर सर्किट वहां पर लगा था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि टॉप 3 लूजर्स में, बल्कि टॉप 5 लूजर्स में 3 शेयर दरअसल मेटल स्पेस से ही हैं। वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये हैं 2 से 4% की गिरावट दिखाने वाले शेयर। इस समय सबसे ज्यादा कमजोरी यहीं पर देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा तेज गिरावट है। ICICI बैंक ने आज नया 52 हफ्ते का निचला स्तर के आसपास गया है, 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इसके साथ पे अगर आप नजर डालें कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है, जहां रेणुका शुगर्स, यहां पर भी खराब खबरों के चलते 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ छोटे मझौले फार्मा काउंटर्स देखिए, मार्क्सन फार्मा जहां पर एक रैली देखने को मिलती है, आज 2.5% कमजोरी के साथ ये खुला है। और ऑटो स्टॉक्स की जिसकी हम बात कर रहे थे, आप देखिए आज काफी सारे ऑटो शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग 2% नीचे। मदरसन सुमी देखिए आप, ये 2.5% की गिरावट झेल रहा है। कल 4-4.5% की कमजोरी यहां पर देखने को मिलती। और जिस तरह से हमने देखा यूरोप में फॉक्सवैगन के शेयर में 7% की गिरावट आई।
पॉश के स्टॉक्स में 7% की गिरावट आई। और क्योंकि यहाँ से भारतीय बाजारों में जो ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं उनमें भी आज एक दबाव देखने को मिल रहा है, काफी सारे शेयर पिटते हुए। तो कमोडिटी बाजार में जो खराब संकेत थे वहां से मेटल्स पिट रहे हैं, और ऑटो कंपनियों ने जो ग्लोबली खराब प्रदर्शन दिखाया उसके चलते भारत में ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में दबाव देखते हुए। बिल्कुल, और इस वक्त 7,715 पर है निफ्टी 80 अंकों के नुकसान के साथ, और 250 अंक नीचे सेंसेक्स है। सुमित बताएं, अब से लेकर पॉलिसी तक 11 बजे तक का अगर व्यू है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या ट्रेड लेंगे आप? अनिल जी, बहुत टफ क्वेश्चन है 2 घंटे में ट्रेड करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बट जहां तक ये निफ्टी का लग रहा है 7,007 बार रिस्पेक्ट कर रहा है। 15 मिनट थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन करने दीजिए। मेरे हिसाब से एक बार यहां से पुल बैक मिलना चाहिए हमको, नो डाउट, क्योंकि जिस हिसाब से सेल ऑफ देखने को मिला है यहां से एक बाइंग रैली मिलनी चाहिए। स्पेशली जहां तक निफ्टी का सवाल है 7710 के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्योरली फॉर एन इंट्राडे प्रेजेंट लेवल्स पे एक बार बाय इनिशिएट करें। 7650 इंट्राडे का स्टॉप लॉस, और इमीडिएटली अगर ऊपर में अगर इंट्राडे हम सोचे अगर 1-1.5 घंटे में लेवल देखने को मिल सकते हैं, 7780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में अगर मैं डेटा देखूं तो उसके अंदर दिखा रहा है कि 16,500 पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बन रहा है, तो 16,500 का मुझे जो है स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है। और बैंक निफ्टी आज वोलेटाइल भी होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि ऊपर में जैसे ही ये 17,000 क्रॉस करेगा तो 500 पॉइंट के पास पड़ा हुआ है, 17,500 और 18,000, और मेजर ओआई बिल्डअप हो रहा है 18,000 के आसपास। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बार 16,790 16,800 के आसपास बाय लेके ही चांस लेना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस 16,500, और ऊपर में इमीडिएटली टारगेट 17,100 जो कि कल का क्लोजिंग है। 17,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो शायद 17,400-500 के लेवल्स हमको आज देखने को मिल सकते हैं। 7700 के बिल्कुल करीब इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, बैंक निफ्टी में करीब 300 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। सिमी, बैंक निफ्टी एक ट्रेड अगर आपको यहां पर इस समय लेना हो, कमजोरी में खरीदेंगे या बेचेंगे अभी? जी हेमंत, मैं भी सुमित के साथ बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट में बैंक निफ्टी है। 16,750 से 16,650 मेजर सपोर्ट है, और वो रेंज अगर होल्ड करेगा नेक्स्ट 15 मिनट तो मैं एक ये करेक्शन में खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूं। 16,500 से 450 के नीचे स्टॉप लगाएंगे, और टारगेट्स रहेगा 17,100 से 200, और उसके आसपास आने के बाद वो अगर आरबीआई पॉलिसी से पहले ही आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पॉलिसी के बाद या आने वाले नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऊपर रहेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर ये बाइंग मैं इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि आज सुबह ही मार्केट खुल गया है नीचे इतना, तो इसलिए मैं करेक्शन में खरीदारी करने का सलाह दे रही हूं। नहीं तो अगर ऊपर में खुलता तो मैं सेल कॉल का ही सजेशन दे देती, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर में सस्टेन करना मुश्किल है। पर जहां पे मार्केट आ गया है यहाँ पे सपोर्ट बहुत नजदीक है, यहाँ पे मैं ट्राई लेना ही चाहूंगी। 16,500 से 450 के नीचे स्टॉप लगा के बैंक निफ्टी खरीदारी, और 7680 या 7670 के नीचे स्टॉप लगा के मैं निफ्टी में भी खरीदारी का ही सलाह दे रही हूं। 7700 से 7678 जो मैं सुबह बताया था लेवल रेंज, वो रेंज अगर होल्ड कर रहा है तो निफ्टी में भी एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 7765 से 7785 तक का हो सकता है। वो आरबीआई पॉलिसी से पहले भी हो सकता है। ओके, और एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लाना चाहेंगे वो है सिटी यूनियन बैंक। और सिटी यूनियन बैंक में देखिए 2 बड़े सौदे होते दिख रहे हैं आज के सेशन में। सुबह सुबह एनएससी और बीएससी दोनों पर ही 2 बड़े सौदे हुए, आधा % हिस्सेदारी, यानी कि कुल मिलाकर 1% हिस्सेदारी बदली है, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है। 27,50,000 27,50,000 के आसपास की क्वांटिटी दोनों ही एक्सचेंज पर ट्रेड होती हुई दिखी इन बड़े सौदों के चलते। तो भारी भरकम वॉल्यूम आज होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए बीएससी पर 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम मुश्किल से 47,000 शेयरों का है, और सुबह सुबह आज 27,75,000 शेयरों का कारोबार यहां पर हो चुका है। तो यहां पर काफी एक्शन जबरदस्त प्राइस और वॉल्यूम के लिहाज से आता है। देखिए प्राइस के लिहाज से नहीं, वॉल्यूम के लिहाज से कहना होगा, क्योंकि प्राइस तो अभी भी काफी नीचे ही ट्रेड कर रही है। देख लेते किस प्राइस पर सौदा हुआ है। ये 90 रुपए पर सौदा होता हुआ दिखा है, तो 1% हिस्सेदारी यहां पर सिटी यूनियन बैंक की बदलती हुई दिख रही है। दूसरा एक बड़ा सौदा हुआ है, लेकिन 1.5 लाख शेयरों का है भारतीय इंफ्राटेल में, वो 374 रुपए के आसपास हुआ है। लेकिन पहले सिटी यूनियन बैंक पर ही एक राय ली जाए। टेक्निकली सिमी, क्या खरीदारी का मौका है या फिर दूर ही रहना चाहिए?
देखिए, चार्ट देख के तो खरीदारी करने का सजेशन बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों चार्ट वीक है। हाँ, एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है आरएसआई में, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि एक उछाल मिल सकता है, पर इसके लिए 85 का रेंज होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर 85 का लेवल होल्ड होता है तो नीचे में खरीदारी करने का सोच भी सकती हूँ, पर इस मार्केट में कोई बैंकिंग शेयर मुझे खरीदारी करने का जरूरत नहीं है, और स्पेशली सिटी यूनियन बैंक जैसा स्टॉक मुझे तो नहीं लगता है कि खरीदारी करना चाहिए। जो एकदम मतलब कमिटेड बायर है, लग रहा है कि खरीदारी करना ही है, तो 85 का स्टॉप लॉस भी बिल्कुल याद रखिए और मेंटेन भी कीजिए। चलिए, तो दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये राय सिमी आपको दे रही है, और ग्लोबली मार्केट्स देखिए यही संकेत दे रहे हैं कि काफी कमजोरी देखने को मिल रही है। शंघाई 2% नीचे, हांगकांग में 3.5% की गिरावट, जापान में 3.5% की गिरावट, जी 750 पॉइंट नीचे इस समय हांगकांग के मार्केट्स, और जापान के बाजार भी 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं, इसलिए भारतीय बाजार ने भी कमजोर शुरुआत की है इस समय। लेकिन आईडीबीआई बैंक ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्मेंस जारी रखी है। आप देखिए 30% की रैली इस महीने सुमित इसमें हो चुकी है। आज भी एफएनओ में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर दरअसल यही है, 2% मजबूती के साथ डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में कोई शेयर खरीदना है तो ये होगा क्या, या एक रनअवे रैली के बाद अब इससे दूर रहना सही होगा? कभी भी रिवर्स हो सकता है। क्या राय रखते हैं आप इस पे? नहीं हेमंत, ये स्टॉक अच्छा है। इनफैक्ट ये स्टॉक के अंदर आप देखो तो बहुत सालों के बाद रैली स्टार्ट हो रही है, और अब ये रैली सस्टेन करनी चाहिए और लंबी रैली मिलनी चाहिए। इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। पिछले हम 1-1.5 साल का ही व्यू देख ले तो ये स्टॉक मुश्किल से 20 रुपए की पूरी रेंज में घुमा है। अब ये रेंज ब्रेकआउट देने आ चुका है। 82 के आसपास इसका एक 82.50 82 के आसपास इसका एक फाइनल लेवल बन रहा है, और इसके अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी अच्छी खासी बिल्डअप हो रही है। तो ये स्टॉक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक आने वाले समय में जिस हिसाब से एक्सिस बैंक भागा था, उसी हिसाब से ये स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप बिल्कुल किए जा सकते हैं, और ये स्टॉक के अंदर अब नीचे में एक अच्छा खासा डिमांड जोन हमको देखने को मिलेगा। जब तक ये स्टॉक वापस 70 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये स्टॉक के अंदर तेजी है। फाइनल ब्रेकआउट लेवल 82.50 का ब्रेकआउट जैसे ही आएगा तो ये स्टॉक के अंदर 90 से 95 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बाइंग करने के लिए, इसके अंदर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। संदीप, एक सवाल आपसे, आईटी शेयरों पर क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका दिखता है आपको, रुपए की कमजोरी और डिफेंसिव शेयर होने के नाते? नहीं, बिल्कुल है अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए। भले वो आईटी हो, एफएमसीजी हो, फार्मा में ओवरऑल बहुत ज्यादा रनअप आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, विप्रो, ये थोड़े बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि डॉलर और मजबूत होगा और इन कंपनियों को अब बेनिफिट क्लियरली दिखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक्स में मिड कैप आईटी भी कुछ अच्छे लगते हैं स्टॉक्स, जैसे कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है, या फिर आपके एफएसएल है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कंपनी। जिन लेवल्स पे और जिन वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है। 26-27 रुपए के लगभग भाव और 24 रुपए पे जबरदस्त सपोर्ट लेता है, और ऊपर 31 से 32 रुपए जहां तक ये आराम से मूव देता है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के स्टॉक में कहीं ना कहीं एंट्री ले तो ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, चलिए, आईटी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला इकलौता सेक्टर है आज के दिन। अगर आप सेक्टर की बात करें, इन्फोसिस, माइंडट्री, एचसीएल टेक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आधे से 1.5% की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन वक्त है हमारे तीनों विशेषज्ञों से विदा लेने का। शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल बैंक के सीईओ राहुल अरोड़ा और एडलवाइस फाइनेंशियल्स इक्विटी हेड निश्चल महेश्वरी भी। उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को इस समय। बाजार 250 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 75 अंकों का, 7,700 के आसपास रुकने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं कोई रिकवरी के संकेत है नहीं। आप देखिए 300 पॉइंट से ज्यादा कमजोर बैंक निफ्टी है, 1.25 से 2% का बड़ा कट यहां पर है। मिड कैप इंडेक्स उतना ही कमजोर है जितना सेंसेक्स और निफ्टी 1%। तो दिक्कत आज पॉलिसी के ठीक पहले बैंक निफ्टी में नजर आ रही है, और 16,785 का लेवल यहां पर इस वक्त आपको नजर आएगा। चलिए, हमारे एक्सपर्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा और साथ ही एडलवाइस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी भी। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत निश्चल जी आपके साथ की जाए। जो कुछ भी दुनिया भर के बाजारों में होता दिख रहा है,
काफी तेज गिरावट, ग्रोथ को लेकर चिंताएं और उसके ऊपर यूएस में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा। कितनी दिक्कतें आप दुनिया भर में देख रहे हैं? क्या इनिशियली ये मानना ठीक है कि दुनिया में खासतौर से ये बड़े जो बाजार हैं जिनकी वजह से दुनिया भर में तेजी हो रही थी, अमेरिका जैसे बाजार, क्या इनकी तेजी खत्म हो गई है और उसका असर फिर भारतीय बाजारों पर और ज्यादा पड़ेगा? अनिल जी, ग्रोथ अक्रॉस दी वर्ल्ड क्वेश्चन में है और उसका अभी कोई आंसर समझ में नहीं आता है। ये तो क्वाइट क्लियर है कि अगर आप देखेंगे तो पहले चाइना वॉज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द लास्ट 5 years, तो वहां पर अगर इकोनॉमी 10 ट्रिलियन की थी और 10% से ग्रोथ होती थी तो $1 ट्रिलियन ऑन एन एवरेज वो लोग ऐड करते थे वर्ल्ड में बेसिकली। सो चाइना का काउंटर फोर्स अभी तक नहीं मिला है। यूएस थोड़ा ग्रोथ कर रहा है लेकिन 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे भी अगर 2-2.5-3% की ग्रोथ होती है, इट इज नॉट एडिंग द सेम। सो वो काउंटर एक्चुअली वो ट्रांजिशन फेस है बेसिकली, जहां पे वर्ल्ड इज लुकिंग आउट फॉर ग्रोथ एंड कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है और उसी के लिए ये स्ट्रगल है। हाय राहुल, गुड मॉर्निंग। ये बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं फिर भारतीय बाजार को? ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है। यूएस में बायोटेक कंपनियां पिट रही हैं, यूरोप में ऑटो कंपनियां पिट रही हैं, माइनिंग कंपनियां पिट रही हैं, घरेलू बाजार भी थोड़े अनिश्चितता के मोड में है। कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को इस समय? देखिए हेमंत जी, एक तो होता है जो एफआईएस कर रहे हैं बाजार में और एक जो होता है वो डीआईएस कर रहे हैं। ये बहुत समय के बाद देखने को मिल रहा है कि आई थिंक टुवर्ड्स फ्रॉम जुलाई एंड से लेके अब तक जो है डीआईएस की कंसिस्टेंट बाइंग हो रही है और एफआईएस की सेलिंग हो रही है। ये डायकोटमी बहुत टाइम बाद बाजार में देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस था मार्केट में वो बरकरार है। जो निश्चल जी ने भी पॉइंट रेज किया वो वैलिड है। वो एफआईएस थोड़ा डगमगा चुके हैं। मेरा मानना यह है कि अगर ग्लोबल स्टेबिलिटी आ जाए, और मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं कि कब आए, लेकिन जब आ जाए, एफआईएस डोंट इवन हैव टू टर्न बायर्स। अगर उनकी सिर्फ सेलिंग रुक जाए तो वो मार्केट का फ्लोर वहां पे बन सकता है। क्या ये फ्लोर 77 है, 75 है, 72 है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि एट दीज अनसर्टेन टाइम्स अगर आपको पैसा लगाना ही है, और लगाना भी चाहिए क्योंकि आपको 9100 से 7700 का करेक्शन लगा है, तो यू शुड जस्ट लुक एट कंपनीज दैट हैव गुड कैश फ्लोज, good earnings visibility, good return ratios, and which are relatively safer places to hide. ये बहुत टाइम से चर्चा हो रही है हेमंत जी के आईटी, फार्मा और एफएमसीजी वैल्यूएशन ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप देखें वो बाइपोलैरिटी मार्केट में पिछले 7-8 साल से बढ़ती ही गई है हर डाउन टर्न में, क्योंकि वहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी आपको दिखती है। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बाजार कहां तक वीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपको 91 से 77 का करेक्शन मिला है निफ्टी पर। यहां पे अगर आप पैसा डिप्लॉय करें तो आपका रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल है। ओके, यहाँ पर पैसा लगाना फेवरेबल जरूर है, लेकिन काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि पैसा लगाने का मूड आरबीआई गवर्नर आज बना पाते हैं या नहीं। निश्चल जी, क्या उम्मीद है आपकी? क्या आप भी जो आम राय है कि 1/4% की कटौती होगी वही मानकर चल रहे हैं, और यदि उतनी ही होती है तो फिर बाजार का रिएक्शन क्या होगा? अनिल जी, 1/4% कट करते हैं वो आई थिंक सॉर्ट ऑफ गिवन है। 86% पीपल इकोनॉमिस्ट बिलीव्स कि ये आने वाला है, तो आई विल गो विद देम बेसिकली। और वहां पे बहुत स्ट्रांग रीजन भी है, क्योंकि लास्ट अगर 25 साल में देखेंगे तो हमने कभी भी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में 3.5% पे नहीं देखा जो आज है। और जहां पे क्या नाम है कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री है, वहां पे ये इंटरेस्ट रेट होल्ड करना कोई खास मायने भी नहीं रखता। तो डेफिनेटली कट तो आएगा। द क्वेश्चन इज के उसके बाद गवर्नर बोलते क्या हैं? क्या हॉकिश आउटलुक अभी भी देते हैं? क्योंकि रीजन तो हैं, मॉनसून फेल हुआ है और अगला फूड प्राइसेस ऐसे तो नहीं रहने वाले हैं अगले सीजन में, क्योंकि ग्राउंड वाटर कम है और उसके लिए नेक्स्ट सीजन का जो अपना प्रोडक्शन होगा ग्रेन्स का, वो सब कम ही रहने वाला है। तो वो तो थोड़ा प्रेशर तो आएगा वहां पर। और दूसरा आउटलुक ऑन कमोडिटीज एंड दी वर्ल्ड, तो अगर वो हॉकिश का आउटलुक देते हैं तो आई थिंक मार्केट विल स्टिल रिएक्ट नेगेटिवली। तो मुझे उनका जो कमेंट्री है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। 1/4% का कट एक सॉर्ट ऑफ गिवन है। आई थिंक आई ऑल्सो बिलीव दैट 1/4% का कट आएगा। आप राहुल बात कर रहे थे आईटी फार्मा स्टॉक्स की, जहां पर लोग इस समय हाइड कर रहे हैं। आप देखिए आज भी निफ्टी में जो टॉप 5 लूजर्स हैं उसमें टाटा स्टील, वेदांता ने नए 52 वीक लो बनाए हैं, और टॉप 5 गेनर्स हैं उसमें 3 शेयर दरअसल आईटी सेक्टर से हैं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। ये बताइए
आईटी एक सेफर बेट है, यहां पर पैसा लगाना चाहिए तो दिग्गजों में या मिड कैप्स में, आपकी पसंद क्या है? अगर आप आईटी में जाएंगे हेमंत जी तो मैं लार्ज कैप्स में ही एडवाइस करूंगा। हमारे ब्रोकरेज हाउस में जो हम 2 टॉप रिकमेंडेशंस लेके चल रहे हैं इस वक्त वो हैं HCL टेक और इन्फोसिस। हमें लगता है कि ये सेफर प्लेस हाइड इसलिए करने के लिए हेमंत जी क्योंकि मुझे लगता है कि जो करेंसी डिप्रिसिएशन की जो बात हुई है वो रिलेटिवली अर्निंग्स को स्टेबलाइज करेगा। हालांकि हमारा कॉल एज अ हाउस आईटी पे नेगेटिव है, बट इट इज अ रिलेटिवली सेफर प्लेस टू बी क्योंकि आपको वहां पे वैल्यूएशन अभी भी 17-18 के मिल रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि रिटर्न रेशियोज और कैश फ्लोज हैं। हमें लगता है कि एक्चुअली एज आईटी सेक्टर विल डिसअपॉइंट ऑन द टॉप लाइन और आगे जाके इनको 10% टॉप लाइन ग्रोथ भी एक्चुअली काफी चैलेंजिंग होगा हमारे हिसाब से। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम लिटिल कॉशियस, पर जिस तरह से करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ है और क्रॉस करेंसी ग्लोबली, जहां तक हम अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से बात करते हैं, इफ दे हैव टू डिप्लॉय मनी दे आर फाइंडिंग आईटी टू बी अ सेफर बेट क्योंकि वैल्यूएशन का कंफर्ट एटलीस्ट वीज़ावी फार्मा और एफएमसीजी वहां पे ज्यादा है। तो अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं हमारी सलाह होगी कि लार्ज कैप आईटी में HCL टेक और इन्फोसिस हमें ज्यादा पसंद है। निश्चल जी, एक और डिफेंसिव स्पेस फार्मा पर आपसे राय लेना चाहूंगा, वो खासतौर से इसलिए क्योंकि दुनिया भर में अब देखिए खासतौर से अमेरिका में बायोटेक और फार्मा शेयरों की पिटाई हो रही है। पहले वहां ऑटो शेयरों की और मेटल की पिटाई हुई तो हमारे यहाँ असर पड़ा। क्या ऐसा ही कुछ असर फार्मा पर भी पड़ सकता है, हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियों पर, या फिर ये सेफ है और यहाँ आपकी खरीदारी की राय होगी? See, balances, the importance is के balances फार्मा कंपनी इंडिया में और फार्मा कंपनी वर्ल्ड में बेसिकली उनके वैल्यूएशंस पे क्या इम्पैक्ट होता है वो जरूर इम्पैक्ट कर सकते हैं। बाकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज वहां पे इट लार्जली प्रोडक्ट ड्रिवन, जबकि इंडियन कंपनीज लार्जली जेनरिक्स बेचती हैं तो उतना असर नहीं आएगा क्योंकि सेल्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला इंडियन कंपनीज पे। तो मुझे नहीं लगता है कि फार्मा कंपनी अगर यूएस में रिएक्ट करती है तो यहां पे भी रिएक्ट करती हैं क्योंकि कमोडिटीज इज मच मोर लिंक्ड प्ले। सिमिलरली ऑटो में भी इट इज मोर आपके ऑटो एंसरीज जो सप्लाई करती हैं चाहे वो भारत फोर्ज है, मदरसन सुमी है, वो सब इम्पैक्ट हुई हैं। ऑटो इंडिया में कार मैन्युफैक्चरर्स या वो कोई नहीं इम्पैक्ट हुए हैं। तो जहां पे लिंकेजेस है वहां पे जरूर इम्पैक्ट आएगा, जहां पे लिंकेजेस नहीं है मुझे लगता नहीं फार्मा कंपनीज में कोई लिंकेजेस है बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ यूएस में, तो मुझे कोई लगता नहीं कि इम्पैक्ट अगर बायोटेक्नोलॉजी वहां पे घटी है तो यहाँ पे फार्मा कंपनी इंडिया में इम्पैक्ट आना चाहिए। राहुल, लेकिन एक चीज जिसमें इम्पैक्ट साफ तौर पर आया है और निर्मल अभी निश्चल भी कह रहे थे वो है ऑटो एंसिलरी कंपनियों के ऊपर, और आपने कॉन्फ्रेंस कॉल भी होस्ट करी थी मदरसन सुमी की। ये बताइए क्या लग रहा है अब इतने करेक्शन के बाद और गिरेगा? क्योंकि हम देखते हैं अब आजकल लोग वॉक्सवैगन को देखते हैं ग्लोबली कितना गिरा और उसके बाद यहां आकर बेचने लगते हैं इस स्टॉक को, मदरसन सुमी को। आज भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और कल वॉक्सवैगन 7.5% कमजोर था, डैमलर में 7% की गिरावट देखने को मिली। कब तक ये ट्रेड पैसा बनाकर देगा और कौन से स्तर पर आपको लगता है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएंगे जहां पर आप खरीदना चाहेंगे उसको? पहली बार हिमेश जी, ये इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग कि एक यूएस का स्टॉक गिर रहा है और भारत में गिर रहे हैं, क्योंकि जो जस्ट डायल का जब आईपीओ आया था सबसे पहले मार्केट में सब्सक्राइब नोट हमारा निकला था, तो हम जस्ट डायल को काफी क्लोजली ट्रैक करें, वो येल्प के प्राइस को काफी क्लोजली ट्रैक करता है। तो जो आप वॉक्सवैगन और मदरसन की बात करें, हम एक्चुअली ऑन अ लाइटर नोट येल्प की भी स्टॉक प्राइस देखते हैं तो काफी ऑलमोस्ट 90-95% कोरिलेशन आपको जस्ट डायल के साथ दिखेगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं। देखिए हेमंत जी, इसमें क्या होता है कि एक फियर फैक्टर आ जाता है, बिकॉज आपने सही कहा, हमने कॉन्फ्रेंस कॉल होस्ट किया था अपने क्लाइंट्स के लिए रिसेंटली, और वहां पे जो मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन आई थी, प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजमेंट कह रही है वो इंस्टीट्यूशनल इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है, और मैं उनको फॉल्ट नहीं देता क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस पास्ट में काफी आए हैं और मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहूंगा जहां पे मैनेजमेंट से आके कहा है कि सिचुएशन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दिस, पर आगे जाके काफी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ऑन करंट एविडेंस इफ यू वांट टू बिलीव द मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है कि मदरसन आपको 200-220 के आसपास अगर मिले तो इट्स स्टिल अ वेरी वेरी ग्रेट स्टोरी टू बी होल्डिंग ऑन टू। बट द वेरी बिग कैवियट इज अगर आप मैनेजमेंट को फेस वैल्यू पे लें, और मैं नहीं कह रहा कि आप ना लें, बट एट टाइम्स लाइक दिस हेमंत जी, समटाइम्स फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू कम एंड टेक अ बेट ऑन अ स्टॉक लाइक दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट यू स्टे आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर ये स्टॉक समझो आपको क्लैरिटी मिल भी जाए और आपको 10-15% आप ऊपर भी खरीद लें इसको, तो भी इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बैड बाय फॉर यू। तो ये नहीं है कि आपको 200 या 220 पे ही खरीदना है, अगर सब कुछ रिजॉल्व हो गया तो अगर आप 250 पे भी खरीदें तो वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। एज ए रिटेल इन्वेस्टर वेट फॉर क्लैरिटी बिफोर यू एंटर स्टॉक लाइक दिस। ओके, तो फिलहाल दूर रहने की राय ज्यादा बेहतर है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतने न्यूज फ्लो में काफी मुश्किल होगा। निश्चल जी, अगर फिर कमजोर बाजार में खरीदारी के मौके ढूंढने हो,
आपकी नजर कहाँ है, क्या पसंद है आपको? आई थिंक जहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकल सेल आउट हो गया है, मेरे को एक स्टॉक अच्छा लगता है कोल इंडिया, जहां पे आई थिंक स्टॉक 440 वाला 300 रुपया हो गया जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट हैज कम टू सेल एंड वर्ल्ड ओवर क्या नाम है कमोडिटी प्राइसेस कोल के डाउन हो गए हैं। पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एवरेज कोल का जो प्राइस सेलिंग है, जो डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 30%। सो वहां पे कोई प्राइस का जो इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट लोकल होता नहीं है एंड द एबिलिटी फॉर कोल इंडिया टू पास ऑन द प्राइस इंक्रीजेस बेसिकली स्टिल वेरी मच देयर। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं है, और कोल इंडिया में मतलब ये 300 रुपए पे तो कुछ 6.5-7% की डिविडेंड यील्ड है। तो ये ऐसे सब स्टॉक जरूर देखने चाहिए जहां पे बहुत बड़ा फॉल आया है बेसिकली बिकॉज ऑफ सम बिग बायर हु इज बिकम नेगेटिव बेसिकली एंड इज विड्रॉइंग मनी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो अगर ऐसे सब लोग कुछ करते हैं तो आई थिंक ऐसे सब स्टॉक जरूर देखने चाहिए। बिल्कुल, तो कोल इंडिया यहाँ पर पसंद है निश्चल जी की। और राहुल, कोई एक दो स्टॉक जो आपको पसंद हो? काफी हैं, एक या दो अगर हो तो देखिए, लोग बात करते हैं कि जब इंडिया रिवाइवल स्टोरी आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स वगैरह सब जीडीपी पिकअप होगी, वहां पे आना चाहिए। हमारा कॉल डिस्पोजेबल इनकम पे है, तो आई थिंक एक तरीका वो भी होता है इंडिया रिवाइवल खेलने का। तो जैसे आप जानते हैं कि वन ऑफ आवर बिगेस्ट बाय कॉल्स हैज बीन जुबिलेंट फूडवर्क्स, 1200-1250 पे इनिशिएट किया था, 2000 हो गया था, अब आई थिंक 1500-1600 के बीच में है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बी होल्डिंग ऑन टू। कॉन्सेप्ट स्टॉक है, कोई लिस्टेड पेयर नहीं है। और दूसरा अनिल जी, आप ऑलमोस्ट थक गए होंगे ये नाम सुन के। मैं लाइफ लॉन्ग कोलगेट अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। जब हमने इनिशिएट किया था ऑलमोस्ट 75% बाजार इस पे सेल था, 1200 पे इनिशिएट किया था। ऑब्वियसली अब एक्स एडजस्ट हो चुका है बोनस का, लेकिन आई थिंक इट्स सच अ फैंटास्टिक फ्रेंचाइज कोलगेट एंड पीएनजी। ये आप जब भी मुझे ये सवाल पूछेंगे तो ये दो नाम तो मैं लूंगा ही लूंगा। ये दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी की राय आती है आपकी तरफ से। तो वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राहुल और निश्चल जी, आप दोनों का शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर आज अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई साइजेबल रिकवरी अभी तक नहीं है, खासतौर से बैंक निफ्टी में अब भी 0.25% का नुकसान है। हालांकि सेंसेक्स अब 225 अंक नीचे और निफ्टी में 70 अंकों का नुकसान। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे ये जानने की कि दुनिया भर के बाजारों में जो कमजोरी का माहौल बना है, एफआईज विदेशी निवेशक क्या सोच रहे हैं दुनिया भर के बाजारों के बारे में और भारतीय बाजारों के बारे में, इस पर बात करेंगे। यूबीएस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम छौछारिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। बाजार पर नजर रखिए, 1700 के स्तर को होल्ड जरूर कर रहा है, इसके नीचे नहीं गया है बाजार, लेकिन कोई रिकवरी भी खास देखने को नहीं मिल रही है। 80 अंक नीचे अब भी देखिए आप निफ्टी ट्रेड करता हुआ 250 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। कल की 250 की और आज 250 अगर आप जोड़ लें तो 2 दिन में 500 पॉइंट की गिरावट देखी जा चुकी है। बैंक निफ्टी भी 300 अंक नीचे 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 4 गिरने वाले शेयर हैं, तो स्थिति काफी कमजोर है। वीक विकेट पे है भारतीय बाजार। सबकी नजर अब आरबीआई की पॉलिसी पर जो 11 बजे आएगी। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और हमारे साथ यूबीएस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम छौछारिया जुड़ चुके हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहूंगा, ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, इतनी मूड बिगड़ने के पीछे आपको क्या वजह लगती है सर? नमस्कार। कारण बहुत सारे हैं। चाइना से चालू होती है, बट उसको छोड़ के भी ग्लोबली आप देखेंगे तो जो ग्रोथ का जो होप था, एक्सपेक्टेशन था इमर्जिंग मार्केट्स में, वो थोड़ा पहले से कम जोर पकड़ा है। एंड उसी कारण से काफी निराशा है, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि इंडियन मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं बाहर से, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बेंचमार्क के पार्ट है। तो अगर वो बेंचमार्क ग्लोबली अगर बेचते हैं फंड्स उन पे, तो इंडिया में ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है। तो ये चलेगा थोड़े दिन के लिए और, बिकॉज थोड़ा वैल्यूएशन अपीलिंग हो गया है, बट इतना सस्ता भी नहीं हुआ है कि वो लोग जंप कर जाएं जल्दी में। टिल क्लैरिटी इमर्जेस, कुछ अगर क्लियर कैटलिस्ट दिखने लगे उन लोगों को, इन्वेस्टर लोगों को ग्लोबली, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली। तो गौतम जी, जैसा आपने कहा कि दुनिया भर के बाजारों में जो कमजोरी, उससे भारतीय बाजार भी अछूते नहीं रह सकते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है भारतीय बाजारों में कि करेक्शन जो हुआ है काफी बड़ा हुआ है और काफी लंबे समय के लिए भी चल रहा है। तो क्या हम जो हिंदुस्तान के बाजारों में तेजी के मार्केट में है,
वो तेजी का मार्केट, बुल मार्केट बरकरार है या फिर हम मंदी के बाजार में आ गए? इंडिया के लिए अभी तो ऐसा डर नहीं है। जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर से बात होती है सब अभी भी इंडिया के लिए बुलिश हैं मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में। थोड़ी निराशा हुई है हाल फिलहाल में ग्रोथ लेके इंडिया में, बिकॉज ग्रोथ हैज बीन स्लाइटली बिलो जो शुरू में उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिर भी लोग अभी भी बुलिश है इंडिया में। तो वो डर इंडिया के लिए नहीं है, बट हाँ अगर ग्लोबली प्रॉब्लम होती है, इमर्जिंग मार्केट में चलती रहती है, चाइना में चलती रहती है, तो फिर इंडिया उससे बच नहीं पाएगा इन द शॉर्ट टर्म। ये बताइए सर कि आपने निफ्टी का जब पिछली बार शासन से बात करी थी तो 8,600 का लक्ष्य बताया था साल अंत तक, उस लक्ष्य में कोई डाउनवर्ड रिवीजन आप कर रहे हैं या आपको लगता है वो लक्ष्य अचीव हो जाएंगे साल अंत तक? वो हम लोगों ने कुछ 2-3 महीने पहले काट दिया था 8,200 पे, एंड वो काटने का कारण था सिंपली बिकॉज अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे टॉप डाउन व्यू से जो स्ट्रीट का एस्टिमेट है उससे मच लोअर है। हमारा एक्सपेक्टेशन है 8% ग्रोथ FY16 में और 15% FY17 में, तो मल्टीपल हमारा अभी भी 17 टाइम है 1 ईयर फॉरवर्ड। उसके बेसिस पे दिसंबर के लिए टारगेट है 8,200, तो वो अभी भी मेंटेन्ड है, उस पर अभी भी रिस्क नहीं लगता है बिकॉज इन्वेस्टर्स अभी भी इंडिया में बुलिश हैं एंड वो प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं, इसीलिए 17 टाइम प्रीमियम हमारे हिसाब से अभी भी फेयर है। गौतम जी, चूंकि आज बड़ा दिन है, पॉलिसी आने वाली है, क्या लग रहा है आपको गवर्नर साहब कितनी आज कटौती करेंगे और आगे के लिए क्या डायरेक्शन देंगे? तो हमारा व्यू भी पिछले साल से ही काफी अग्रेसिव रहा है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पे, वो हम लोग अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। हमारा व्यू आज भी 25 बेसिस पॉइंट का है ऑफिशियल फोरकास्ट, और FY16 में टोटल हम लोग 75 बेसिस पॉइंट और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज का 25 लेके, और FY17 में 50 और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वो हमारा बेसिक व्यू है दर कैसे चलेगा। RBI का कमेंट्री हमारा व्यू हमेशा रहा है कि गवर्नर साहब विल थोड़े कॉशियस ही रहने वाले हैं, वो रेट काटेंगे लेकिन कमेंट्री कॉशियस ही रहेगी, हिल कीप, वो बार बार वार्निंग करते रहेंगे अबाउट इन्फ्लेशन, अबाउट द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है इंडिया में वो अभी भी हाई है। और अगर गवर्नर साहब खुद अगर बात करने लगे नहीं सब ठीक हो गया है, बहुत जोर से इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जल्दी से गिरेगा नहीं। तो कमेंट्री आई थिंक विल स्टिल बी कॉशियस। कमेंट्री आप कह रहे हैं कॉशियस होगी, लेकिन ज्यादातर जानकार आप ही की तरह मान रहे हैं कि 1/4% का आज कट आ सकता है। ये बताइए बाजार इसको पचा चुका है क्या, और पिछले कुछ पॉलिसीज में जिस तरह से कट होने के बाद दबाव देखने को मिलता है भारतीय बाजारों में, आज भी उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं क्या, वही डर है आपको भी? तो सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट के बेसिस पे तो ऑब्वियसली मार्केट एक्साइट नहीं होगी, लेकिन कमेंट्री में गवर्नर साहब क्या बोलते हैं वो प्ले करेगा रोल, एंड ऑब्वियसली एशियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, वो अपने आप रोल प्ले करेंगे। और ऐसे में फिर बैंकिंग शेयरों पर आपकी क्या रणनीति है, क्या आप खरीदारी कर रहे हैं, यदि हाँ तो कहां? तो बैंक पे ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जब ब्याज की दरें गिरेगी तो वो ऑब्वियसली बैंक्स के लिए पॉजिटिव होंगी। और बैंक्स में क्या खरीदना चाहेंगे सर, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स या पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स, आपको क्या पसंद है? दोनों। लेकिन एक और स्पेस जो दुनिया भर के बाजारों में एक्शन में, वो है माइनिंग और मेटल शेयरों की काफी तेज पिटाई होती दिख रही है। कुछ लोग कॉन्ट्रा को लेकर अब खरीदारी का मौका भी देख रहे हैं, क्या आपको भी वैसा लगता है, क्या खरीदना चाहिए मेटल माइनिंग शेयरों को? सो कोल इंडिया पे हम लोग पॉजिटिव हैं, बट अदरवाइज मेटल्स ओवरऑल तो ऑब्वियसली आउटलुक उतना अच्छा नहीं है। बट उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी जरूरी है देखना कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्पेसिफिकली स्टील सेक्टर में इंडिया में, उनके जो कैश फ्लोज है और बैलेंस शीट हैं एंड जो करंट स्टॉक प्राइसेस हैं, तो उसमें लगता है कि यहाँ काफी हद तक बॉटमिंग आउट होने वाला है। जिस तरह से हमने देखा है कि 9,119 से 7,550 के स्तर निफ्टी ने दिखाए, करीब 17% की गिरावट भारतीय बाजार में हो चुकी है। एक आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि 2008 जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, या कोई उससे बड़ी चिंता या डर आपको इस समय सता रहा है? हाँ, वो हमारा तो ग्लोबल वर्ल्ड व्यू है कि वो रिस्क काफी कम है, बिकॉज उस सिनेरियो के कंपैरिजन में बैलेंस शीट और लेवरेज एक्सेट्रा ग्लोबली काफी कंट्रोल में है। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क हमेशा रहता है, बट उस तरह का रिस्क तो हम लोग नहीं देखते हैं।
शुक्रिया गौतम जी आपका इस खास बड़े दिन हमारे साथ जुड़कर बाजार तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार में आप देखें तो कमजोरी का माहौल जरूर है, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश होती दिख रही है। लेकिन अब भी देखना होगा बाजार 11 बजे तक किस तरह से ट्रेड करते हैं और उसके बाद इंतजार होगा पूंजी का। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जिस तरह से LME में मेटल्स में दबाव देखने को मिला, घरेलू बाजार में मेटल्स किस तरह से खुलेंगे, कॉपर जिंक में क्या रणनीति होनी चाहिए, सब बताएंगे। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।